तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आइए बात किया जाए। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आवेशों का अध्ययन करते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, आवेश के रूप में अगर हम बात करें तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब होते हैं, और इनको कोई देखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को अभी तक कोई देख नहीं पाया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो मतलब कि इमेजिनरी होगा। आप उससे इमेजिनेशन के आधार पर पढ़ पाएंगे, अच्छे से फील भी आएगा, सारी चीजें समझ में आएगी, फार्मूले, न्यूमेरिकल्स, थियरी, प्रिंसिपल, डेरिवेशन सब चीजें होंगी। लेकिन इसमें आपको रटने वाली चीजें ज्यादा होंगी, इमेजिनेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज, आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन हम लोग तीन भागों में करते हैं। आवेशों का अध्ययन हम 3 पार्ट में करते हैं। देखें, आवेशों का अध्ययन हम 3 पार्ट में करते हैं। एक पहला क्या, जब चार्ज हमारा क्या हो, रेस्ट में हो। देखिए, और एक जब चार्ज हमारा क्या हो, कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, मतलब मूविंग विथ वेलोसिटी। मूविंग विथ वेलोसिटी यानी जब आवेश हमारा कुछ वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, मूविंग विथ वेलोसिटी। और आगे मैं बात कर रहा हूं कि चार्ज जब हमारा क्या हो, एक्सेलरेटेड। तो इस तरह से जब चार्ज रेस्ट में हो तब हम चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है पढ़ेंगे। जब चार्ज हमारा कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तब चार्ज की जो जो प्रॉपर्टी होगी उसको डील करेंगे। जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड होगा, त्वरित चार्ज होगा, त्वरित आवेश होगा, तब उसकी जो जो प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहता है तो उसे हम बोलते क्या है। जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और जब चार्ज हमारा कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करता है तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, तो मैग्नेटिज्म में बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। और जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित आवेश होता है, तब हम क्या पढ़ते हैं, तब हम जो पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। क्लियर? तो इतना आप जनरली आइडिया ले लें। अब इसके बाद देखें, हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की हमें स्टडी करनी है। चार्ज की स्टडी करने के लिए हमें चार्ज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण। आवेशों के गुण के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए, आवेशों के गुण के बारे में जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो सबसे पहला हमें यह जान लेना जरूरी है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि आवेश 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा दूसरी बात हम लोग करें, एक चीज ये हो गया। दूसरी बात हम लोग करें तो पहले चार्ज का टाइप हो गया, और सेकंड बात हम लोग यहीं पे कर लेते हैं कि अगर दूसरी प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस attract to each other. Like charges repel and unlike charges
अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक मतलब समान, चार्जेस मतलब आवेश, रिपल मतलब प्रतिकर्षित करना, अनलाइक माने विपरीत, चार्जेस माने आवेश, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। कुल मिला के बात यह है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस बात को हम लोग क्या समझ लेते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का नेचर क्या है? पॉजिटिव। दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति के आवेश है, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर ये माइनस, ये भी दोनों नेगेटिव नेचर के हैं, दोनों की प्रकृति समान है, तो इनमें भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन एक अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट। तो अपोजिट नेचर के चार्ज रहेंगे तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। इसको हम लोग आसान भाषा में समझने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं कि अगर सिमिलर चार्ज होगा तो उनके बीच में क्या होगी? दुश्मनी। दुश्मनी का मतलब क्या होगा? रिपल्सन। दुश्मनी का मतलब क्या होगा? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अपोजिट चार्ज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अपोजिट चार्ज होगा तो उनके बीच में क्या होगा? प्यार। प्यार मतलब क्या हो रहा है बेटा? प्यार का मतलब अट्रैक्शन। क्लियर? इतनी बात आप जान लें। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। कूलाम कैसी यूनिट है? कूलाम एसआई यूनिट है और कूलाम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश की इकाई क्या होती है? तो आवेश की इकाई होती है कूलाम। ये एसआई पद्धति का मात्रक है, एसआई सिस्टम की यूनिट है और इसके अलावा कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो ये भी पूछा जाता है, चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आगे चलेंगे तो आपको और पढ़ाया जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और एज वेल एज वो वेक्टर के रूल को भी फॉलो करे, तब जाके वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन अभी चार्ज के बारे में जाने तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा बात किया गया कि चार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो चार्ज की सबसे छोटी इकाई होती है ई। अब बात करें हम लोग ई के बारे में। ई होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये प्लस माइनस इसके नेचर को बताता है और मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें तो ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg और यही मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन की। बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन स्लाइटली लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है बट पार्शियली रूप से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अब थोड़ा सा बात करें अगली प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट ले लें, ध्यान सुनिएगा, दो ऑब्जेक्ट मैंने लिया, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ये दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, ये भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल उदासीन है और ये भी ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूट्रल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? ऐसा नहीं है।
न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है तो उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान दीजिए, लेकिन इस एटम में मान लीजिए कोई एटम है और वो एटम क्या है, न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर। और सिमिलरली यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम इसमें भी होगी। अब अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, न्यूट्रल एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जरा बताइए आप लोग कि इस एटम के ऊपर कैसा आवेश आएगा, प्लस की माइनस, प्लस ई, क्या आएगा, प्लस ई। क्यों, क्योंकि इसमें से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस परमाणु के ऊपर इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी जब होगा परमाणु के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन उस पे आएगा धनावेश। और अगर ये इलेक्ट्रॉन में ले जाकर के, ये इलेक्ट्रॉन में ले जाकर के इसमें डाल दूंगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस ई। माइनस ई क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई और इस पर इलेक्ट्रॉन गया तो इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जिस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर धनावेश, जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर ऋणावेश। यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। यानी जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर धनावेश, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर क्या आएगा, ऋणावेश। अब मैं अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस पर एक धनावेश, इस पर एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इस पर एक ऋणावेश आएगा। अगर मैं इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इस पर दो धनावेश और इस पर क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो दो ऋणावेश। अगर मैं इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इस पर 10 धनावेश और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो इस पे 10 ऋणावेश आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इससे 11.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, मैं इस पे 11.5 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, मैं इससे 12.25 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जब भी आदान प्रदान होगा वो हमेशा पूर्ण गुणांक के रूप में होता है और इसी लॉ को हम बोलते हैं, इसी रूल को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोला जाता है इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मैं यहीं पे लिखता हूं बीच में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का क्वांटीकरण। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE और यहां क्या लिखा जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस NE और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस NE। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए प्लस, यहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए माइनस। ठीक, समझ आया? चलिए तो आगे बात किया जाए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जब भी दो ऑब्जेक्टों को एक दूसरे में फ्रिक्शन कराया जाता है तो हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट के परमाणु में चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर के पहले ऑब्जेक्ट के एटम में आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये जानिए कि अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर जाएगा तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। इसके बारे में ये फॉर्मूला जानिए, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस क्यों, प्लस माइनस हमें ये बताएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव। इस फॉर्मूले में Q क्या है, Q आपका है चार्ज, N क्या है, N है आपका इंटीजर। इंटीजर मींस क्या, पूर्ण गुणांक, इंटीजर मल्टीपल इंटीजर, पूर्ण गुणांक रहेगा ये। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी इससे आप 5.5 इलेक्ट्रॉन, 6.5 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6.75 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 5 6, यानी पूर्ण गुणांक के रूप में ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जा सकता है। और ई क्या है,
ई आपका इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी पीछे आपको समझाया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एक बात बताना मैं आपको भूल गया पीछे, कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, क्लियर है, और मैंने क्या किया था कि ये न्यूट्रल एटम था और ये भी आपका न्यूट्रल एटम है, और इसके अलावा आप ध्यान से समझिए तो मैंने ये कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, और अगर जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस वाले एटम में डालूंगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में इतना सूक्ष्म होता है कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है, और इलेक्ट्रॉन के चले जाने से इसके द्रव्यमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम होता है कि लगभग इसे लोग नगण्य मान की बात करते हैं। बात समझ में आए? चले आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगली प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान सुनिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होता है, इसका क्या मतलब है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट्स कैन ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं यहां राइट कर रहा हूं, ये लॉ क्या है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it can transfer only one object to another object। ठीक, ध्यान सुनिए कि इसका क्या रूल है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it can transfer only one object to another object, this phenomena is known as conservation of charge। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है ए, जिस पर +2 कूलम आवेश है, एक कोई बी है जिस पर +3 कूलम आवेश है, और सी पर है -1 कूलम आवेश। और मैंने इस आइसोलेटेड सिस्टम को कुछ करा, मैंने इसमें कुछ करने पर देखा तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में हुआ क्या, कुछ करने के बाद देखा गया आइसोलेटेड सिस्टम में जो ए है उस पर चार्ज हो गया +5 कूलम, जो बी है उस पर हो गया -2 कूलम, और जो सी है उस पर कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। तो अब जरा देखिए इस पे कि आप एक हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम था जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट है, और ए पर आवेश है +2 कूलम, बी पर है +3 कूलम, सी पर है -1 कूलम। मैंने इस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज के लिए कुछ करा, मैंने कुछ करने के बाद देखा कि इस पॉइंट ए पर चार्ज हो गया +5 कूलम, बी पे हो गया -2 कूलम, तो सी पे आपको चार्ज बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें, इनिशियल कंडीशन में जितने चार्ज हैं उन सब का समेशन फाइनल कंडीशन में जितने चार्ज हैं उनके समेशन के इक्वल होना चाहिए। तो पहले आप देखें, पहले कितना चार्ज था +2 कूलम, फिर बाद में कितना है +3, फिर बाद में कितना है -1, ये हो गया इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल में कितना है, बाद में कितना है +5 कूलम, फिर उसके बाद कितना है -2 कूलम, फिर प्लस सी का हमें निकालना है कितना आवेश होगा। तो देखिए
3 2 कितना हो गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस क्यू, 5 में 5 को मार दिया, बचा कितना -1 इज इक्वल टू -2 प्लस क्यू, -2 को मैं इधर ले आऊंगा तो जाएगा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू, यानी -1 में +2 को ऐड करोगे तो +1। तो ये हो गया चार्ज की वैल्यू इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर? ठीक। तो अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं चार्ज की, कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, हमारे पास कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल के पास दो चीजें होंगी, एक तो उसके पास चार्ज भी होगा और उसके पास मास भी होगा। क्लियर? इसलिए हम लोग हमेशा चार्ज और मास का रेशियो पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास क्या होगी, चार्ज होगा और उसके पास क्या होगा, मास होगा। तो हम हमेशा पढ़ते हैं चार्ज और मास का रेशियो। अब जरा ध्यान से समझे, अगर एक बात जाने कि अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी अपने डेली लाइफ में कि मास जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन आप ये जाने कि मास भी वेरिएबल होता है, मगर कब, जब वो लाइट की स्पीड या उससे ज्यादा चलना शुरू करे तो उसका वो वेरिएबल होगा। लेकिन हमारे डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी स्पीड उतना नहीं होता है कि आपको वो दिखे कि मास स्पीड के साथ वेरिएबल करता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है और इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो उसका जो मास है वो वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन मतलब कंपेरेबल है कि वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ज्यादा होने पे मास भी चेंज हो सकता है। जैसे आप देखें कि वास्तव में अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल का इक्वेशन क्या होता है, तो मूविंग पार्टिकल का इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये होता है मूविंग पार्टिकल का मूविंग पार्टिकल के मास का इक्वेशन m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जहां पर m नॉट क्या है, m नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं रेस्ट मास। लेकिन m को हम बोलते हैं एक्चुअल मास और v को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ